बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान में कुछ महीनों बाद तालिबान की सरकार को 3 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ये सारी चीजें उसी पर डिपेंड करती हैं। फिलहाल चाइना वो पहली कंट्री है जिसने तालिबान की गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है। हालांकि ये चीजें चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस ब्रीफिंग से बहुत दूर हैं। वो बहुत संभल कर लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये पहली फोटो है चाइना से 1 दिसंबर 2023 की। तालिबान के बिलाल करीमी चाइना में एम्बेसडर बन गए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट 2 महीने पहले ही अफगानिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशन को अप्रूवल दे चुकी है। फिर ये दूसरी फोटो है 30 जनवरी सन 2024 की। बिलाल करीमी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ हाउस ऑफ पीपल में खड़े हैं, जहां पर वो अपना क्रेडेंशियल सबमिट कर रहे हैं और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिसमें मुल्क का नाम अमारात इस्लामी अफगानिस्तान है। अब पहला सीन है बीजिंग में काबुल एम्बेसी का, दूसरा हाउस ऑफ पीपल का और तीसरा काबुल में बीजिंग एम्बेसी का विद एम्बेसडर। अब दो कंट्रीज को एक दूसरे के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए या एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने के लिए बस इन्हीं चीजों की जरूरत है, बाकी बातें खाना पूरी। दूसरा सबूत है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन के अंदर एक वोटिंग्स हुई कि अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशन को अपना एक स्पेशल एनवॉय भेजना चाहिए ताकि वो वहां पर जाकर ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स और दूसरे डेमोक्रेटिक स्टेटस के बारे में पता लगा सके और वापस आकर यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट कर सके। तालिबान ने इसे अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बताकर इसकी मजम्मत की और इसे एब्सटेन किया रशिया और चाइना दोनों ने। इसका मतलब इंटरनेशनल लेवल पर तालिबान की लेजिटिमेसी और जरूरत बढ़ रही है। अच्छा, आप एक बार सोचो, गजा में जंग नहीं रोक पाया यूनाइटेड नेशन, इसराइल को क्रिमिनल स्टेटस नहीं दे पाया, वेस्ट बैंक में क्यों नहीं चले जाते ये अपना स्पेशल एनवॉय लेकर ताकि वहां का भी जायजा लेकर आ जाए, और कब्जा क्यों नहीं छुड़वा देते ये लोग, वहां तो हेग में कुछ नहीं हो पाया, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जबकि साउथ अफ्रीका ने अपना पूरा जोर लगा दिया। बीजेपी तालिबान को लेकर बहुत बवाल करती है। इनके स्पोक्स पर्सन, छोटे नेता, बड़े नेता, कार्यकर्ता, इन सबके पास बस कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, मुसलमान, तालिबान, पाकिस्तान। अजय बेस्ट के मुंह पर तो हर 6 महीने में तालिबान जरूर आ जाएगा। एक बार कहा देखो इसराइल कैसे तालिबान की सोच को कुचल रहा है, फिर कुछ महीनों बाद हम तालिबान की सोच को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कुछ साल पहले का बयान था जिसमें कहा गया कि अगर तालिबान भारत के ऊपर अटैक करता है तो हम एयर स्ट्राइक्स के लिए तैयार हैं। ये सारे बयान गैर जरूरी हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं थी, फालतू बकवास थी, लेकिन इलेक्शंस में फायदा पहुंचाते। इनके सपोर्टर्स खुश कि यही तो सुनना चाहते थे, अजय ने बोल दिया। लेकिन ये बाहर की भाजपाई स्कीम है, सिर्फ दिखाने वाली। अंदर की स्कीम थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जो बीजेपी तालिबान की आइडियोलॉजी को क्रश करने वाली थी, जो बीजेपी तालिबान पर एयर स्ट्राइक्स करने वाली थी, उसी ने इंटरनेशनल लेवल पर तालिबान के आगे घुटने टेक दिए, हथियार डाल दिए डिप्लोमेटिकली। कैसे, इसे 5 पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले, इंडिया ने जो फॉर्मर अफगान गवर्नमेंट की एम्बेसी थी उसे पूरी तरह डिसॉल्व कर दिया, मतलब उसमें काम कर रहे वर्कर्स अब किसी काम के नहीं है, एम्बेसडर भी किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट ने बीजेपी की गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया, फिर बीजेपी ने इन लोगों पर प्रेशर बनाकर इसको डिसॉल्व करवा दिया। फिलहाल इंडिया में जितने भी अफगान मिशन है या कॉपरेशन चल रहे हैं उन सब पर तालिबान इन्फ्लुएंस है। लास्ट तक मिस्टर एम्बेसडर को लगता था कि बीजेपी की गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं करेगी। अब पता नहीं उन्हें इनके सेकुलरिज्म पर यकीन था या फिर इनके हिंदुत्व पर, लेकिन उन्हें आखिर तक बहुत उम्मीद थी, वो हाथ पैर मार रहे थे। दूसरा, कुछ दिनों पहले तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी साहब ने एक रीजनल कॉपरेशन इनिशिएटिव मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उसमें कुछ 10-12 चुनिंदा देश शामिल थे, जिसमें इंडिया भी था। अब ये मीटिंग वैसे तो काफी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें रीजन की सारी इंफ्लुएंशियल कंट्रीज थी, मतलब रशिया, चाइना, टर्की, पाकिस्तान, ईरान, फिर सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज थी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि इसका हिस्सा हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी की सरकार भी थी। और इस मीटिंग से कुछ दिनों पहले यूएई में जो इंडियन एम्बेसी है उसने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। उसमें जो तालिबान के सबसे अहम जिम्मेदार हैं यूएई के अंदर, जनाब बदरुद्दीन हक्कानी साहब, उन्हें इनवाइट किया बीजेपी की गवर्नमेंट ने, और उन्होंने आकर इसमें शिरकत भी की। चौथा, जून 2022 से ही इंडिया ने अपना फुल डिप्लोमेटिक प्रेजेंस अफगानिस्तान में बहाल कर लिया था। अब ये कोई ऐसा नहीं था कि बीजेपी ने नाराज होकर या तालिबान को गाली देकर या फिर अपने डेमोक्रेटिक राइट से वो वहां पर टिके हुए थे। नहीं, वो डे बाय डे इनसे नॉर्मलाइजेशन करके अपने रिलेशंस को बेहतर कर रहे हैं और दूसरी रीजनल पार्टीज के रद्द अमल का इंतजार कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है, इंडिया एंगेजिंग द तालिबान इन वेरियस फॉर्मेट्स। यहां पर उन्होंने साफ कर दिया कि इंडिया कई मौजू पर कई तरह से तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है। अब यहां पर लोग किसी कंफ्यूजन में ना रहें। आमिर खान मुत्तकी साहब ने जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी उसमें बस वो तालिबान की सरकार को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे थे
और रीजन में अफगानिस्तान और उनकी सरकार को एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है ये इंपॉर्टेंस समझा रहे थे। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, आने वाले टाइम पर बीजेपी की गवर्नमेंट तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करेगी, इस बात में कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, ये उनके आगे सर झुका देंगे। बीजेपी दो मुंहे सांप का नाम है, इंडिया के मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा, इनका कोई ईमान नहीं है। ये यहां पर तालिबान को गाली देंगे और बाहर जाकर उन्हीं लोगों के साथ रीजनल कॉपरेशन की बात करेंगे। ये यहां पर मुगलों को गाली देंगे, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो उनकी कब्रों पर माथा टेक कर आ जाएंगे। ये पाकिस्तान के मुसलमानों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये अफगानिस्तान के मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना ही बांग्लादेश का। लेकिन इन सब का नाम लेकर ये आपका ऑपरेशन कर सकते हैं, जो कर रहे हैं। इसीलिए इनसे सावधान हो जाओ। ये आपसे कहेंगे कि बाहर के मुसलमानों को गाली दो, तब हम तुम्हें नेशनलिस्ट मानेंगे। तब इस कौम को इन बहरूपियों से बोलना है कि तू है कौन हमसे सवाल करने वाला। ये अरब्स, तुर्क्स, पर्शियंस, बांग्लादेशीज, इवन अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जाकर भी मिंगल हो रहे हैं। लेकिन आप अगर बाहर के मुसलमानों को गाली नहीं दोगे तब आप नेशनलिस्ट नहीं कहलाए जा सकते। ये तुम पर दबाव भी डाल रहे हैं इस चीज का। आप सोचो कितनी खतरनाक मेंटालिटी है ये। तुम हो कौन दूसरे मुल्कों को सिखाने वाले? तुम फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठे हो, उन्हें अपना काम बहुत अच्छे से आता है। अजय का काम है यहां से तालिबान को गाली देना पॉलिटिकल फायदे के लिए। उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री में जो बीजेपी ने लोग अपॉइंट किए हैं वो तालिबान के यहाँ दावत पर जाएंगे, फिर रिपब्लिक डे में तालिबान को दावत पर बुलाएंगे। और तुम जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री में सबसे ज्यादा खराब है, वो इन सारी फालतू बकवास में पड़े हुए हैं। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, वो एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बात नहीं करेंगे। कुछ महीनों बाद इलेक्शंस है, मुस्लिम्स को ये तक नहीं पता कि कैसे 50-60 सीट लाई जाए। आपका ध्यान पार्लियामेंट में नहीं है, पॉलिटिक्स पर है, वो भी बीजेपी की। सब फॉरेन मिनिस्ट्री संभालने पे लगे हैं। अगर देश आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे फॉरेन मिनिस्ट्री संभालने का, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन बना दे, तब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री कि आप बाहर से आए किसी भी बात का जवाब दें, रिस्पॉन्सिबली, सेंसिबली, फालतू बकवास नहीं। आपको बस इनसे एक सवाल करना है कि जिन अरबों को बीजेपी के सारे नेता और उनके सपोर्टर्स उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं, इसराइल के तलवे चाट रहे हैं, वहीं से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा आता है और भेजने वाले मेजॉरिटी मुसलमान होते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में तालिबान से बातचीत करने पर मजबूर क्यों है? क्योंकि चाइना वहां अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ने वहां 20 साल ग्राउंड तैयार किया, इन्वेस्टमेंट किया, और चाइना ने ऐन वक्त पर आकर बाजी मार ली। फिलहाल चाइना अफगानिस्तान में ड्राइविंग सीट पर है। वो वहां अपने सीपीईसी को फैलाएगा, इजीली ट्रेड प्रमोट करेगा और रिसोर्स रिच अफगानिस्तान में सबसे बड़ा पार्टनर बनेगा। लेकिन फिर भी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है बिना रीजन में इन्फ्लुएंस बनाए। बांग्लादेश में चाइना, अब तो बॉयकॉट इंडिया कैंपेन चल रही है, और इसमें आपको कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत निचले दर्जे की सियासत होती है बांग्लादेशी बांग्लादेशी बोलकर। और जब उनकी गवर्नमेंट बोल देगी कि हमें लिस्ट दिखा दो, तो फिर ये कहेंगे नहीं, हम तो पॉलिटिक्स कर रहे थे, ये हमारा इंटरनल मैटर है। अच्छा, फिर नेपाल के अंदर चाइना ने कम्युनिज्म को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि इस वक्त उसे अपनी किसी भी पॉलिसी को वहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन मैंडरीन पढ़ाई जा रही है नेपालीज स्कूलों में। फिर मालदीव्स में चाइना, श्रीलंका में चाइना, अफगानिस्तान में चाइना, पाकिस्तान में चाइना, म्यांमार के अंदर तो मिलिट्री लीडरशिप के साथ चाइना की बनी रही है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चाइनीज बैक्ड मिलिशियाज हैं जो म्यांमार के डिफरेंट रीजन्स पर कंट्रोल कर चुकी हैं। बहुत सारे बॉर्डर टाउन्स पे कंट्रोल कर चुकी है जहां पर चाइना और म्यांमार का बॉर्डर है, और जिन जगहों पर उनका कंट्रोल है वहां से म्यांमार की मिलिट्री को जाना पड़ा है। उसके बाद भी म्यांमार की मिलिट्री चाइना को कुछ नहीं बोल पा रही। मतलब म्यांमार के अंदर एक चाइना है। अब चाइना को तालिबान के एक्सेप्ट करने का मतलब है सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज भी उन्हें एक्सेप्ट करेंगी। वो भी ऑलमोस्ट 80% तक एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनके भी कंसर्न सेम एज चाइना जैसे हैं। उसके बाद पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, ईरान भी एक्सेप्ट करेगा। इस वक्त दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ डीपली एंगेज हैं, बहुत मुद्दों पर बातचीत कर रही हैं, और फिलहाल जो टसल चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में, वो एक पुश दे सकता है इसे। उसके बाद रशिया इन्हें एक्सेप्ट कर सकता है, वो लोग भी काफी ज्यादा एंगेज हैं अफगानिस्तान के अंदर, और चाइना के जैसा सेम स्टेप ले सकते हैं। फिर मिडिल ईस्ट की मोनार्कीज भी तालिबान पर नर्म है, और ये सब देखकर यूनाइटेड स्टेट्स भी इस मैटर पर ढीला पड़ रहा है, और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान बस कुछ कंसर्न्स दूर कर दे हमारे, और इंटरनेशनल लॉस का ध्यान रखे, बाकी हमें उन्हें रिकॉग्नाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतनी तेजी से डायनेमिक्स बदलते देख बीजेपी की गवर्नमेंट ने भी हड़बड़ाहट में ये सारे स्टेप्स ले लिए कि वो तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये कोई सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप लिया गया फैसला नहीं था जिसमें ये लोग 10 साल से चाइना और रशिया की तरह मेहनत कर रहे हो। ये कुछ ऐसा था कि मुंगेरी लाल सो रहा है, ख्वाब देख रहा है, खुश है, फिर अचानक से वो उठा और देखा दुनिया बदल गई। अब अमेरिका ने क्या सोचा था कि जैसे ही वो यहां से जाएंगे अफगानिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, वो पूरी तरह अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत सारे ग्रुप्स फॉर्म होंगे, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होगा,
आईसिस आ जाएगा, वॉरलॉर्ड्स पहले से प्रेजेंट हैं, ये सारे आपस में लड़ लड़कर अफगानिस्तान को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना देंगे। और अगर अफगानिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनता है तो रीजन में जो दो सबसे बड़े राइवल हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, रशिया और चाइना, इनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। छिंजियांग में इन्फिल्ट्रेशन होंगे, चाइना परेशान होगा और वो इकोनॉमिकली वीक होगा। इसका मतलब ट्रेड वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स को फायदा होगा और ये लोग इकोनॉमिकली मजबूत होंगे। फिर सेंट्रल एशिया में इन्फिल्ट्रेशन होगा उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के रास्ते, तो वो अनस्टेबल रहेंगे और उससे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा रशिया को। मतलब दोनों राइवल्स वो टैकल कर ले रहा है। फिर तीसरा उसका राइवल है ईरान। ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होगा, ईरान परेशान रहेगा। फिर वजीरिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में भी इन्फिल्ट्रेशन होगा, वो वजीरिस्तान आएंगे। फिर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान उसके चपेटे में आ जाएगा। लेकिन सब उल्टा पड़ गया। तालिबान ने सब कुछ ऐसे मैनेज किया कि करप्शन, चोरी डकैती, टेररिज्म, वॉरलॉर्ड्स, नशा, ये सारी चीजें खत्म हो गई। अफगानिस्तान में गुमचुप सन्नाटा हो गया। इस वक्त अफगानिस्तान में इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स की वजह से वैसे जाने नहीं जा रही जैसी अमेरिका और रशिया के राज में जाती थी। प्रॉब्लम्स वही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हंगर और इकोनॉमिक सिचुएशंस जो उनकी खराब हैं। और सबका एक ही सॉल्यूशन है, रिकॉग्निशन, क्योंकि उसके बाद ही ट्रेड सही से हो पाएगा, एक्सपोर्ट्स हो पाएंगे, बिजनेस फ्लो ठीक होगा, इन्वेस्टमेंट आ पाएंगे, तभी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस पटरी पर आ पाएंगी। बीते दिनों अफगानिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजमेंट और उनके मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तारीफ पूरी दुनिया में हुई है। लेकिन ये सारी चीजें फिलहाल अफगानिस्तान की सिचुएशंस को देखकर, उनकी जरूरत को देखकर बहुत ज्यादा कम है। इन्हें ठीक होने के लिए एक ही सॉल्यूशन है और वो है रिकॉग्निशन। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।